रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतनी रात के अंधेरे में चारों तरफ ठंड से कोहरा छाया हुआ था। वहीं गांव के अंदर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक विधवा औरत अपने 2 लड़के और 2 लड़कियों को अपने सीने से लगाकर बैठी होती है ताकि उसके किसी बच्चे को ठंड ना लगे। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो क्यों हमें ऐसे दिन दिखा रहा है? शांति के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। तभी अचानक से उनकी कच्ची छत घर में ही गिर जाती है और सिल्ली का एक टुकड़ा उसके बेटे श्याम के सर पर गिर जाता है। अरे ये क्या श्याम? श्याम उठ जा बेटा। हे भगवान, इसे तो खून निकल रहा है। शांति अपने बेटे श्याम को गोदी में उठा लेती है, जिसके बाद उनकी दोनों बेटियां और एक बेटा उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। देखो, पहले पर्ची बनवाओ, उसके बाद फीस भरो, फिर मैं आपके बेटे का इलाज करना शुरू करूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास इसकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल खर्चे के बलबूते पर चलता है, न कि लोगों के ऊपर दया करके। आया समझ में? डॉक्टर शांति को उसके बच्चे के साथ हॉस्पिटल से निकाल देता है, जिसके बाद शांति अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ती है और उसे अपने बेटे श्याम के सर पर बांध देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उससे खाना मांगने लगते हैं। माँ, भूख लगी है। माँ, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। माँ देखो, वहाँ पकोड़े वाला है, हमें कुछ खिला दो ना माँ। अपने बच्चों की बातें सुनते ही शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों, मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे हॉस्पिटल से हमें निकाल दिया गया था, वैसे ही ये दुकान वाला भी हमें भगा देगा। शांति को कुछ समझ नहीं आता। उसकी गोदी में उसका बेटा श्याम होता है और वो सड़क पर आती जाती गाड़ियों से भीख मांगना शुरू कर देती है। भाई साहब, जरा गाड़ी रोको, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे हट जा मेरी गाड़ी के सामने से। जब देखो भीख मांगने के लिए अपने बच्चों का झूठा बहाना लगाकर खड़े हो जाते हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसा कहकर अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और स्पीड से गाड़ी ले जाता है। बेचारी शांति रोती रह जाती है। आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने भूखे बच्चों की भूख कैसे मिटाऊं? शांति अपने बच्चों को लेकर कुछ दूरी पर चलती है, जहां उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गरीब बेसहारा लोगों को ठंड में कंबल और खाना बांट रहे होते हैं। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते शांति अचानक से बेहोश हो जाती है। माँ उठो ना माँ, देखो ऐसा मत करो माँ, उठो ना माँ। माँ बहुत भूखी थी, लगता है हमारा पेट भरने के चक्कर में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं कुछ लोगों से मदद मांग कर आता हूँ। विशाल उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों से मदद मांगता है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर शांति की मदद करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। कुछ ही देर में शांति को होश आ जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ठंड में आपने हमारी मदद की। चिंता मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। इस ठंड में कई सारे गरीब लोग और गरीब परिवारों का यही हाल है। ये लो बहन, अपने बच्चों के लिए ये कंबल ले जाओ, कम से कम इस कंबल के सहारे कुछ तो ठंड से बचाव हो पाएगा। शांति रागिनी से कंबल ले लेती है और अपने चारों बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें वहाँ से ले जाने लगती है। चलते चलते उसके सामने एक कूड़े की खदान आ जाती है, जहाँ बहुत बड़े बड़े पाइप रखे होते हैं। अब हमारे पास रुकने की कोई जगह नहीं है, आज हम यहीं रुकेंगे। शांति उन पाइप के अंदर अपने बच्चों को सुला लेती है और उनके ऊपर कंबल डाल देती है, जिसके बाद शांति ठंड में पूरी रात उनके पास ही सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो शांति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। माँ उठो माँ, विशाल भैया देखो मम्मी को क्या हो गया है। माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। शांति के चारों बच्चे पाइप से निकलने के बाद बाहर खड़े हो जाते हैं और लोगों से मदद मांगने लगते हैं। उनमें से एक आदमी उन बच्चों की मदद करता है और शांति को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जिसके बाद वो आदमी शांति के इलाज का पैसा भी देता है। आखिर माँ को क्या हो गया है? माँ बार बार बेहोश क्यों हो जाती है?
तुम्हारी माँ के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है, जिस कारण से तुम्हारी माँ बेहोश है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं। पेशेंट को होश आ गया है, आप चाहो तो उनसे जाकर मिल लो। चलो बच्चों, अपनी माँ से मिल लो, ताकि तुम्हें भी थोड़ी अपनी माँ को देखकर तसल्ली मिल जाए। चारों के चारों बच्चे तुरंत अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बाद शांति अपने चारों बच्चों को रोते हुए गले से लगा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते, मेरे बच्चों के सर से माँ का आंचल छिन जाता। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, लेकिन कुछ खाने को नहीं है। शांति हॉस्पिटल से मिले हुए खाने को अपने बच्चों को खिला देती है। ये सब देखकर पवन को बहुत खुशी मिलती है और पवन शांति से कहता है, आपके सभी बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं। देखो, मुझे नहीं पता है आपको मेरी बात ठीक लगेगी या नहीं। दरअसल मैं अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा था। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में भी काम कर सकती हो और अपने बच्चों को भी पाल सकती हो। जो मेरे लिए बनाओगी वही अपने बच्चों के लिए बनाकर उनकी भूख मिटा देना। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। पवन शांति और उसके चारों बच्चों को अपने साथ अपने घर में ले आता है, जिसके बाद शांति पवन और अपने चारों बच्चों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो सबसे पहले पवन को परोस देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। शांति, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें भूख नहीं लगी? और तुम भी यहाँ बैठकर खाओ। आओ, तुम भी यहाँ बैठकर खाओ। आप खाना खा लीजिए, जो खाना बच जाएगा मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी। और मेरी भूख की चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खा लेंगे तो मेरी भूख मिट जाएगी। हे भगवान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अपने बच्चों को बुलाओ और तुम भी यहाँ बैठो, हम सभी लोग एक साथ खाना खाएंगे। ये सुनकर शांति बहुत खुश होती है, जिसके बाद शांति अपने चारों बच्चों को बुला लेती है और खुद भी अपने बच्चों और पवन के साथ बैठकर खाना खाती है। उस दिन शांति पेट भर के खाना खाती है और उसके बच्चे भी। देखते ही देखते रात होने लगती है, जिसके बाद शांति कुछ कपड़े ले जाकर रसोई में बिछा लेती है। बच्चों, चलो आओ, मैं तुम सबको लोरी गाकर सुला देती हूँ। शांति अपने चारों बच्चों को रसोई में लोरी सुनाने लगती है। जैसे ही पवन उन्हें रसोई में सोते हुए देखता है, वो शांति से कहता है, तुम इस घर में काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रसोई में जाकर सो जाओगी। देखो, इस घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे में मैं सो सकता हूँ तो दूसरे में तुम अपने बच्चों के साथ सो सकती हो। पवन चारों बच्चों को कमरे में ले जाता है और वहाँ सुला देता है, जिसके बाद शांति पवन से कहती है, आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो शांति। मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारी कक्षा में पढ़ता था। मैं तुम्हें मन ही मन बहुत पसंद किया करता था और जब तुम मुझे इस हालत में मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुम्हें आज भी उतना ही पसंद करता हूँ। क्या तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? लेकिन मैं एक विधवा हूँ, समाज हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे होते हुए हमारे रिश्ते को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। पवन शांति के साथ विवाह रचा लेता है। उस दिन के बाद से शांति और उसके चारों बच्चों की जिंदगी एक नई मोड़ से शुरू होती है और शांति अपने चारों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इंदियापुर गांव में मानसी अपनी सौतेली माँ शांति और अपनी सौतेली बहन निशा के साथ रहती थी। मानसी का रंग सांवला था और वहीं निशा का रंग गोरा था और वो बहुत सुंदर थी। अपनी सौतेली माँ शांति के धमकी से लाचार होकर मानसी दिन भर घर का सारा काम करती थी। घर का सारा काम करके मानसी अपनी सौतेली माँ के पास आकर कहती है, माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। घर का काम कर दिया है तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया है? कल मुही कहीं की, जा यहाँ से। अपनी माँ की बात सुनकर मानसी नम आंखों के साथ सिलाई करने बैठ जाती है। तभी वहाँ शांति आती है और कहती है, अरे ओ नाश पीटी और कल्लो माई, बंद करिए खटर पटर। जब देखो इस सिलाई मशीन पर बैठकर खटपट करती रहती है, सारी नींद खराब कर दी। चल अब जल्दी से मेरे और मेरी बेटी के लिए चाय बना कर ला। माँ, बस मुझे थोड़ी देर दे दो, आज विमला काकी की बेटी की शादी है। बस उसका लहंगा तैयार होने ही वाला है, फिर मैं झटपट से चाय बना दूंगी।
मैंने एक बार बोल दिया ना, मुझे चाय चाहिए तो चाहिए। अपना ये लहंगा लाचा बाद में सिलती रही हो, वरना मैं तुझे इस सिलाई मशीन के साथ घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ठीक है माँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मानसी सिलाई मशीन छोड़कर उनके लिए चाय बनाती है। चाय बनाकर उन्हें दे आती है। फिर वो लहंगा सिलने बैठ जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद विमला काकी उसका दरवाजा खटखटाती है। अरे मानसी, दरवाजा खोल। मानसी दरवाजा खोलने जाती है और विमला काकी को अंदर लेकर आती है। लहंगा तैयार हो गया है क्या? हाँ काकी, हो गया है, ये लो लहंगा। लहंगा देखकर विमला काकी कहती है, अरे वाह मानसी, कितना सुंदर लहंगा सिला है तूने। कितनी बारीक बनावट और तुरपाई भी एकदम महीन। ये ले तेरा मेहनताना 1500 रुपए। पर काकी, ये 1500 तो बहुत ज्यादा है। अरे मानसी, तेरे हाथों के हुनर के आगे तो ये 1500 रुपए बहुत कम है। मानसी बेटा, मैं तो बस भगवान से यही मन्नत मांगती हूँ कि वो दिन जल्दी आए जब तू अपनी शादी का लहंगा सिले। पूरे 22 बरस की हो चली है तू। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तेरे हाथ कब के पीले हो चुके होते। इतना कहकर विमला काकी चली जाती है। विमला काकी के जाते ही शांति मानसी के हाथ से वो सारे पैसे छीनते हुए कहती है, ला दे ये सारे पैसे मुझे। नहीं माँ, मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगी। मैंने ये पैसे सिलाई मशीन पर अपनी आंखें फोड़ फोड़ कर कमाए हैं। मैं लहंगों का एक बहुत बड़ा बुटीक खोलना चाहती हूँ। आप मेरे पैसे मुझसे मत लीजिए। तभी वहाँ निशा भी आ जाती है और कहती है, जानती हो माँ, ये काली कलूटी विमला काकी से हम माँ बेटी की बुराई कर रही थी। वो तो मैंने इसकी बातें सुन ली। अच्छा जी, क्यों रे नमक हराम, क्या खुसर बुसर कर रही थी तू? 4 पैसे क्या कमाने लगी है? तेरे तो तेवर ही बदल गए। लगता है तेरी गर्मी झाड़नी पड़ेगी। आज तू सारा दिन घर से बाहर रहेगी, समझी? नहीं माँ, ऐसा मत करो, मुझे मत निकालो। शांति मानसी की एक नहीं सुनती और मानसी को घर से बाहर निकाल देती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। बाहर मानसी काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है, परंतु अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। काफी देर इंतजार के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो मानसी रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में सरजू और राजू नाम के 2 लकड़हारे लकड़ियाँ काट रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, शाम के समय तो मुझसे लकड़ियाँ काटी ही नहीं जाती। मेरे हाथ तो बिल्कुल जम से गए हैं। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इस समय लकड़ियाँ काटने नहीं आता। काश ही कुछ ऐसा होता जिससे हमारी गरीबी मिट जाती। अरे भाई, ऐसा कुछ तो है। मैंने सुना है जहाँ पर ये जंगल खत्म होता है वहाँ एक जादुई लहंगों की दुनिया है, पर मेरी हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने की, इसलिए मैं आज तक कभी नहीं गया। उन दोनों की बातें सुनकर मानसी की आंखों में एक आर झिलमिलाने लगती है। वो तुरंत ही वहाँ निकल पड़ती है। जंगल में काफी देर चलने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई पड़ता है। उस दरवाजे को देखकर मानसी कहती है, ये कैसा दरवाजा है? इसका ढांचा तो लहंगे की डिजाइन का है। मुझे लगता है शायद इसी दरवाजे के पीछे लहंगों की दुनिया है। मुझे सोचने में वक्त नहीं गंवाना चाहिए। अब तो इस दरवाजे के अंदर जाकर ही पता चलेगा कि सच क्या है। जैसे ही मानसी वो दरवाजा खोलती है तो उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो लहंगों की दुनिया का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। वहाँ कई सारे पेड़ों की डाल पर सुंदर सुंदर लहंगे लटक कर चमचमा रहे होते हैं, परंतु उन सभी पेड़ों के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उन्हें इस तरह रोता देखकर मानसी पेड़ों से पूछती है, अरे तुम सब रो क्यों रहे हो? हम सब इन सभी जादुई लहंगों के लदे बोझ से थक गए हैं। क्या तुम हमें हल्का कर दोगी? हाँ हाँ जरूर, मैं आपको बोझ से निजात जरूर दिलवाऊंगी। मानसी पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगती है, जिससे सारे जादुई लहंगे नीचे गिर जाते हैं। तभी पेड़ कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बेटी। अब तुम इन सभी जादुई लहंगों को लेकर आगे बढ़ जाओ, वहाँ इसकी जरूरत होगी। ठीक है पेड़ जी। पेड़ के कहे अनुसार मानसी उन लहंगों को लेकर आगे बढ़ जाती है, जहाँ बहुत सारी काली काली लड़कियाँ खड़ी थी। उन लड़कियों की आंखों में बहुत बेचैनी थी। उन्हें देखकर मानसी उनसे पूछती है, सुनो, तुम सभी परेशान क्यों हो? मेरा नाम रेशमा है। हम सभी जादुई लहंगे के इंतजार में खड़े हैं, क्योंकि इससे ही हमारा काला रंग मिटेगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए लहंगा लेकर आई हूँ। अरे हाँ, ये तो वही जादुई लहंगा है। क्या तुम इस लहंगे को हमें दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लहंगे तुम बेझिझक रख लो।
मानसी उन लहंगों को उन्हें दे देती है। तुम्हारा शुक्रिया लड़की। इसके बाद मानसी आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे जादुई लहंगों से बना बहुत बड़ा आलीशान घर दिखता है। उसके अगल बगल बहुत सारे जादुई लहंगों के पेड़ भी लगे हुए थे और वहाँ दुल्हन की तरह सजी एक लड़की भी खड़ी थी। वो मानसी को देखकर कहती है, आओ मानसी, जादुई लहंगा लोक में बना ये जादुई लहंगा घर तुम्हारा स्वागत करता है। आज से ये जादुई लहंगा घर तुम्हारा है। ये तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। ये सुनकर मानसी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं और वो बोलती है, अभी नहीं, पहले मुझे अपने घर जाना होगा। वहाँ मेरी माँ और पिता से जुड़ी कुछ यादें हैं जो मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। मैं उन्हें लेकर जल्दी से लौटूंगी। ठीक है, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। इसके बाद मानसी जादुई लहंगा लोक से निकलकर अपने घर की ओर बढ़ने लगती है, जहाँ घर के बाहर खड़ी उसकी सौतेली बहन निशा गुस्से से कहती है, माँ जल्दी बाहर आओ, देखो ये कलमुही लौट आई है। क्यों रे मेरी काली बहन, कहाँ थी अब तक? आज तो माँ तेरी अच्छे से हिसाब लेगी। मानसी बिना अपनी बहन को कोई जवाब दिए भीतर आकर अपने सामान बांधने लगती है, जिन्हें देखकर शांति कहती है, अरे ओ चोटी, क्या भर रही है इस बैग में? माँ मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे रहने के लिए घर मिल गया है। ये सुनकर निशा कहती है, जाने दो माँ, इसके जाने से हमारे घर के ऊपर से काला बादल तो हटेगा। ये सब सुनकर मानसी चुपचाप बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी निशा कहती है, अरे यो मेरी काली बहन, इतना तो बताती जा, आखिर तू जा कहाँ रही है? जादुई लहंगे लोक में बसे जादुई लहंगा घर में। अब मुझे इस घुटन भरे घर में रहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मानसी चली जाती है। ये सुनकर शांति अपनी बेटी निशा से कहती है, अरे मेरी बुद्धू बेटी, ऐसे खड़ी क्या है? इसका पीछा कर, आखिर माजरा क्या है पता तो कर। अपनी माँ की बात मानकर निशा मानसी का पीछा करने लगती है और लहंगे के दरवाजे तक पहुँच जाती है। अरे ये दरवाजा लहंगे का क्यों बना है? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस जादुई लहंगा घर चाहिए। निशा मन में लालच लिए जादुई लहंगा लोक में प्रवेश करती है, जहाँ लहंगों से लदा पेड़ निशा से कहता है, जरा सुनो बेटी, मेरे तने इन लहंगों के बोझ से झुक गए हैं। तुम इन लहंगों को उतार कर मेरा बोझ हल्का कर दो। मैं यहाँ अपने मतलब से आई हूँ, तुम्हारी मदद करने नहीं। हाँ, इतना बोलकर निशा आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर उसे वही काली लड़कियाँ मिलती है जो मानसी को मिली थी। जरा रुको लड़की, क्या तुम हमारे लिए लहंगे लेकर नहीं आई? अरे मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए लहंगे लेकर आऊंगी? हटो मेरे रास्ते से। निशा उन लड़कियों को धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर उसे बहुत बड़ा लहंगों का घर दिखाई पड़ता है, जिन्हें देखकर निशा बहुत खुश हो जाती है और उस लहंगे घर में प्रवेश करने जाती है कि तभी उसके रास्ते में दुल्हन सी सजी लड़की दलदल पैदा कर देती है और निशा उसमें डूबने लगती है। अरे अरे कोई मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो, कोई बचाओ मुझे। निशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर मानसी लहंगा घर से बाहर आती है। मानसी को देखकर निशा कहती है, मानसी मानसी मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती मेरी बहन, बुरे लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तभी दुल्हन सी सजी लड़की निशा को बहुत ही बदसूरत बना देती है और उसे लहंगा लोक से बाहर फेंक देती है। निशा रोते रोते अपने घर पहुंचती है। निशा को ऐसी हालत में देखकर शांति कहती है, अरे ये भिखारिन कैसे मेरे घर में घुसी चली आ रही है? अरे कौन हो तुम और निकलो यहाँ से। अरे माँ मैं हूँ आपकी बेटी निशा। अरे बेटी, तू उस कल्लो माई की तरह इतनी काली कैसे हो गई? फिर निशा रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। देखा माँ, आपका लालच मुझे ले डूबा। हाथ तो कुछ लगा नहीं, उल्टा मैंने अपनी सारी खूबसूरती खो दी। वही मानसी जादुई लहंगे के घर में ऐसे अपनी जिंदगी जी रही है। उस दिन के बाद से निशा को बदसूरत शक्ल लेकर ही जीना पड़ता है और शांति को भी अपनी गलती पर पछतावा होता है। दूसरी तरफ मानसी साफ मन की होने के कारण लहंगा लोक की मालकिन बन जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करती है।